दोस्तों हम घर बनाने में अच्छा खासा पैसा लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो कुछ ठेकेदार होते हैं वो अपना समय और पैसा बचाने के लिए वो कुछ ऐसे सजेशन देते हैं जिससे कि घर की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें उनका पैसा बच रहा है या फिर उनकी जो लेबर है वो उनकी कम लगती है। तो आज मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आज के टाइम पर मोस्टली क्या होता है कि हम जो ठेकेदार हैं उनको सीधा ठेका दे देते हैं विद मटेरियल कि आप ही सब कुछ कीजिए। और इसी का फायदा उठा के कुछ ठेकेदार यहाँ पर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनकी वजह से घर की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम हो जाती है। तो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ठेकेदार बोलता है, और ये बात तो आपने हर जगह ही सुनी होगी कि आपने जो ड्राइंग बनवाई है, चाहे वो आर्किटेक्ट के थ्रू बनवाई है या फिर किसी स्ट्रक्चर डिजाइनर से बनवाई है, इस ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है, इतने कॉलम तो इसमें घर में लगेंगे ही नहीं। ड्राइंग में हमें ज्यादा कॉलम दिखा दिए और वो सीधा कहता है कि मैं इतने समय से काम करते हुए आ रहा हूँ, इतने कॉलम की तो जरूरत होती ही नहीं है, या फिर इतनी मोटी स्लैब की जरूरत नहीं होती, या फिर इतनी मोटी बीम की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से वो काफी चीजें बोलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर डिजाइनर्स होते हैं या फिर जो आर्किटेक्ट होते हैं, ये अपनी पूरी कैलकुलेशंस के साथ निकालते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। घर की जो भी लोड की कैलकुलेशंस होती हैं उनको पहले ही करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि प्लिंथ बीम की हमारी साइज कितनी आएगी, हमारे कितने एमएम का सरिया डल रहा है, कॉलम की साइज क्या है, नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं, टोटल कितना क्वांटिटी में स्टील लग रहा है। ये सब हमारी टोटल कैलकुलेशन के बाद आती हैं। जो भी घर पे लोड आने वाला है उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से आती हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। ठेकेदार आपको बोलेगा और बार बार बोलेगा कि इसमें इतना स्टील तो लगेगा ही नहीं, इसे मैं कम स्टील में ही बना दूंगा और इससे आपका पैसा भी बचेगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने जो आर्किटेक्ट या फिर स्ट्रक्चर डिजाइनर के थ्रू जो ड्राइंग्स बनवाई हैं उसके हिसाब से ही आप अपना घर बनवाइए। और यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। आपके घर की जब छत डल रही है या फिर जब कॉलम कास्ट हो रहे हैं, मतलब जो भी मेन मेन कंपोनेंट है आपके घर के, जब उनमें काम चल रहा है तो आप वहां पर साइट इंस्पेक्शन जरूर करवाइए। आप अपने आर्किटेक्ट को बोलिए या फिर जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है आप उनको बताइए कि हमें एक सिविल इंजीनियर भी चाहिए जब हमारा काम चल रहा है। तो वो अपना बंदा भेजते हैं जो वहां पर हर चीज पर नजर रखते हैं अपनी, जो वहां पर सही काम करवाते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। तो दूसरे पॉइंट की अगर यहाँ पर हम बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा झोल होता है वो है जब हम अपने घर की स्टेयरकेस बनवाते हैं, क्योंकि जो सीढ़ियों का सरिया होता है उसको बांधना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको देखना क्या है, जो भी आपका ड्राइंग में दे रखा है मोस्टली आपको दिखेगा वहां पे डबल मैश दिया गया स्टेयरकेस पे, तो आपको वही प्रोवाइड कराना है। तो ये आपको साइड पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ये गलती हमें आमतौर पर देखने को मिलती है कि जब हमारा छत का सरिया बांधा जा रहा है या फिर बीम में सरिया डाला जा रहा है तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हैं। और स्पेशली जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ये काफी देखा जाता है। वहां पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, कवर ब्लॉक की जगह या तो पत्थर दे देंगे या फिर लकड़ी वहां पर लगा देंगे, जो कि एकदम गलत प्रैक्टिस है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कवर ब्लॉक देने से ये फायदा होता है कि आपकी जो स्टील बार्स होती है, आपकी जो सरिया होता है, इसके चारों तरफ आपको एक कंक्रीट का कवर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो सरिया होगा वो सीधा पानी या फिर हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसमें जंग भी नहीं लगेगी। तो आपको अपनी साइट पर कवर ब्लॉक का जरूर इस्तेमाल करना है। और कवर ब्लॉक के केस में आप एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि कवर ब्लॉक का आप जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे, मतलब कि कवर ब्लॉक का जो आपका ग्रेड होगा वो आपका सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए अगर स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं तो स्लैब की कास्टिंग के लिए जो आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज में ले रहे हैं, मतलब कि अगर आप M20 से कास्ट कर रहे हैं या फिर M25 से कास्ट कर रहे हैं, तो आप जो कवर ब्लॉक लेंगे वो भी आपका M25 ग्रेड का या फिर M20 ग्रेड का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट गलती जो ठेकेदार शटरिंग के समय करता है कि शटरिंग करते समय आप जो प्लाई यूज में ले रहे हैं वो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा पुरानी प्लाई यूज में लेंगे जो कहीं से टूटी हुई है या फिर कहीं से उसमें होल हो रखे हैं, तो वो प्लाई बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल में नहीं लेनी है। क्योंकि जब भी आप उसमें कंक्रीट की कास्टिंग करेंगे तो पुरानी प्लाई होने की वजह से क्या होगा, जहां जहां से वो फट रखी है या फिर टूट रखी है वहां से आपकी जो सीमेंट स्लरी है वो बाहर निकल के बहेगी। मतलब कि जो भी आपका सीमेंट का जो पानी होता है, जो घोल होता है, वो आपका बाहर निकल जाएगा और वो पूरी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की उसको वो काफी कम कर देता है। तो आपकी जो प्लाई है वो आपकी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आजकल काफी बड़ा एक स्कैम ये भी चल रहा है कि अगर आप फॉल्स सीलिंग करा रहे हैं तो कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, छत पर प्लास्टर ही नहीं करते हैं, वो सीधा फॉल्स सीलिंग कर देते हैं। और अगर आप बाई चांस देख भी लेते हैं तो वो ठेकेदार आपको समझा देगा कि यहाँ पर प्लास्टर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फॉल्स सीलिंग तो कर ही रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको प्लास्टर पहले करवाना है, उसके बाद आपको फॉल्स सीलिंग करवानी है। क्योंकि देखिए प्लास्टर कराने से क्या होता है, हमें कंक्रीट की एक एक्स्ट्रा लेयर मिल जाती है। क्योंकि देखिए सीलिंग में प्लास्टर कराने का एक फायदा हमें ये भी दिखता है कि स्लैब में अगर बाई चांस किसी भी वजह से अगर डैम्पनेस की समस्या आती है तो ये प्लास्टर की जो लेयर होती है वो कुछ हद तक उस डैम्पनेस को रोकने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर आपको ज्यादा एमएम का प्लास्टर नहीं करना है, 6 mm 8 mm आपका सफिशिएंट है, आप इतना प्लास्टर कर सकते हैं। और इसके बाद हमें एक गलती और देखने को मिलती है कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं या फिर हमारी जो बीम्स होती हैं उसमें जो हम स्ट्रिप्स डालते हैं या फिर जो टाई डालते हैं, उनके बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है वो अगर हम ड्राइंग के हिसाब से देखें तो काफी जगह पे वो अलग अलग होती है, किसी जगह पे वो सेम होती है। लेकिन साइड पर हमें आमतौर पर देखने को मिलता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं
उनकी गलती की वजह से क्या होता है, जो स्पेसिंग वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक कॉलम है, उसमें जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है उसने ये कहा, या फिर जो आर्किटेक्ट है उसने ये कहा है कि आप जो टाई बार दे रहे हैं या फिर जो रिंग दे रहे हैं उनके बीच में जो आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे वो आपको 4 इंची या फिर 5 इंची या फिर 6 इंची जो भी ड्राइंग में मेंशन है उतनी लेनी है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, वहां पर जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर वो कहीं पर 200 दे देंगे, कहीं पर 300 दे देंगे। मतलब कि जो मिनिमम लिमिट थी उससे वो ज्यादा दिन लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाना है। देखिए, इससे ठेकेदार को तो फायदा होता है क्योंकि उसका टाइम बच रहा है और उसका सरिया बचता है, लेकिन आपका इसमें नुकसान होता है। और बाकी इसके अलावा तो आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपको लिखवाना ही है कि आपको उसमें क्या क्या चीजें करवानी है, कि हमारी जो सीलिंग की जो हाइट है वो टोटल हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए। आपको ये छोटी से छोटी चीजें आपको वहां पे मेंशन रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है कि जब आप सॉइल फिलिंग करा रहे हैं, मतलब जब आप मिट्टी की भराई करा रहे हैं, तो वहां पे आपको मोरम यूज में लेना है। वहां पे आपको कोई भी नॉर्मल मिट्टी यूज में नहीं लेनी है, वहां पे आप मोरम यूज में लीजिए और उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन करवाइए। क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज लगेगी, लेकिन बाद में क्या होता है, अगर आपका 1 mm 2 mm का भी अगर सेटलमेंट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपके पूरे घर की दीवारों पर क्रैक्स ही क्रैक्स आ जाएंगे और बाद में फिर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये बात आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखनी है जब आपका काम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें फुटिंग की, तो फुटिंग की जो डेप्थ होती है वो आपको कितनी लेनी है। ठेकेदार आपको ये जरूर कहेगा कि अगर आप 2 मंजिल का घर बना रहे हो तो उसमें 5 फुट डेप्थ की या फिर 6 फुट डेप्थ की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके लिए तो हम 3 फुट 3.5 फुट गहराई ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और वो आपको ये भी कह सकता है कि हमने तो एक घर बनाया था, उसमें 3 फुट फुटिंग डेप्थ दी है या फिर 4 फुट फुटिंग डेप्थ दी है, लेकिन वो तो अभी तक सही है। तो देखिए क्या होता है ना कि हर जगह की कंडीशन अलग अलग होती है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। उसके अलावा आपका कितना लोड आ रहा है घर का, उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है कि आपकी जो फुटिंग की जो डेप्थ है वो आपको कितनी रखनी है। तो जो भी आपने डिजाइनिंग कराई है उसके हिसाब से ही आप पूरा काम कराइए, क्योंकि अगर आपने डिजाइनिंग कराई है तो आपको उसके हिसाब से ही पूरी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको घर बनाने से पहले ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा एक गलती और हमें जो देखने को मिलती है साइट पर, जो नॉर्मली ठेकेदार के द्वारा कर दी जाती है, कि जो लैप होते हैं वो कहीं भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। काफी बार तो ये देखा गया है कि जो बीम और कॉलम के जो जंक्शन होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वहीं पर लैब वो दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इनका सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन ये भी है कि जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो हर कुछ समय बाद आप अपनी साइट का इंस्पेक्शन कराइए। जो भी सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर्स होते हैं आप उनको कांटेक्ट कीजिए और अपनी साइट का इंस्पेक्शन कराइए टाइम टू टाइम, जिससे कि छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी साइट पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। और कुछ ठेकेदार की कुछ गलतियां थी यहाँ पर जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।